पहला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी कि मुख में लार का सिक्रेशन होता है, उस लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है टाइलिन, सेकंड है लाइसोजाइम, थर्ड है दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम लार में पाए जाते हैं। टाइलिन को हम एल्फा एमाइलेज भी कहते हैं, एल्फा एमाइलेज। टाइलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है और स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। यानी कि टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है मुख गुहा से। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सर्वप्रथम पाचन है वो कहां से शुरू होता है? तो मुख गुहा से पाचन की शुरुआत होती है। दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का मुख्य कार्य होता है जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना। यानी कि जब हम भोजन करते हैं, उस भोजन में कुछ बैक्टीरिया वगैरह हमारे भोजन के माध्यम से मुख में चले जाते हैं, तो उनको नष्ट करने का कार्य लाइसोजाइम का होता है। ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति है उसको गला देता है, जिसके कारण जीवाणु क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। तो लार में कौन से एंजाइम होते हैं? टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है, ये दोनों ही एंजाइम पाए जाते हैं। और लार के कारण जो हमारे मुख का जो पीएच होता है वो होता है 6.8। मुख का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 6.8 होता है। ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सभी है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से क्वेश्चन बनने की अधिक संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मुख में कौन से पदार्थ का पाचन होता है? ये अभी हमने बात की है, इनमें से मुख में कौन से पदार्थ का पाचन होता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है वसा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो करता है वो एल्फा एमाइलेज एंजाइम करता है, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुख से स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोटीन का पाचन आमाशय से स्टार्ट होता है। आमाशय में एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। वसा का पाचन स्टार्ट होता है ग्रहणी से, यानी कि छोटी आंत से वसा का पाचन शुरू होता है। तो साथ में हम जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी डिस्कस करते चलेंगे, जिसके कारण आपका एक क्वेश्चन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? ये क्वेश्चन अभी हमने देखा है। ऑप्शन फर्स्ट है लाइसोजाइम, सेकंड है टाइलिन, थर्ड है रेनिन और फोर्थ है पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि टाइलिन या एल्फा एमाइलेज जो एंजाइम है ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइसोजाइम में जीवाणुओं को नष्ट करता है। रेनिन की हम बात कर लेते हैं। रेनिन है वो अमाशय रस में पाया जाता है, यानी कि अमाशय के द्वारा सिक्रेशन होता है इसका। और ये शिशु जो होते हैं, छोटे शिशु जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, और शिशुओं में दूध का पाचन है वो इसके द्वारा किया जाता है, दूध का पाचन। पेप्सिन है ये भी अमाशय के द्वारा सिक्रेशन होता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? यानी कड़वे स्वाद की जानकारी हमें जीभ के कौन से भाग से होती है? तो एक बार आप यहाँ पे इस चित्र के द्वारा इसको समझ लेते हैं कि कौन से भाग से जीभ के कौन सी स्वाद का अनुभव होता है। सबसे पहले हम आगे की बात करें तो जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग से मीठे स्वाद का अनुभव होता है, मीठा। फिर पीछे का भाग यानी कि पश्च भाग, पश्च भाग से कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अग्र पश्च भाग की हम बात कर लेते हैं, ये वाला भाग अग्र पार्श्व भाग की, अग्र पार्श्व भाग की बात करें तो ये नमकीन स्वाद का अनुभव करवाता है, नमकीन स्वाद का अनुभव करवाता है। और पश्च पार्श्व भाग की हम बात करें, पीछे का पार्श्व भाग, तो इसकी बात करें तो ये हमें खट्टे स्वाद का अनुभव करवाता है।
तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके जीभ से संबंधित है वो यहाँ पर राइट हो जाते हैं कि अग्र भाग हमें मीठे स्वाद का अनुभव करवाता है, अग्र पार्श्व भाग है नमकीन का, पश्च भाग ये कड़वे स्वाद का और पश्च पार्श्व भाग है ये खट्टे स्वाद का अनुभव करवाता है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पश्च भाग जो होता है जीभ का वो हमें कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र होता है, वयस्क व्यक्ति का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 2102/2102 और सेकंड ऑप्शन है 2123/2123, थर्ड है 1023/1023 और फोर्थ है 2223/2223। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगी। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 2123/2123 होता है, इंटू 2 और इंटू 2 ये टोटल हो जाएंगे 16 ऊपर वाले जबड़े में, 16 नीचे वाले जबड़े में, और टोटल कितने होते हैं 32 दांत वो हमारे अंदर पाए जाते हैं। देखो किस प्रकार से डिवाइड करते हैं ये मान लीजिए ये हो गया हमारा जबड़ा, एक मिनट, ये जबड़ा हो गया, इस जबड़े को यहां से डिवाइड कर देते हैं। इस साइड वाले दांत हमें काउंटिंग करने, यहां पर एक दांत हो गया, मान लीजिए यहां पर इस प्रकार से दांत होते हैं। तो इस साइड में 2 दांत सबसे पहले कौन से होते हैं, इंसाइजर होते हैं। इसके बाद में यहां पर एक दांत होता है, कौन सा, ये होता है केनाइंस, यहां पर होता है एक केनाइंस। इसके बाद में यहां पर होते हैं 2 दांत, ये 2 दांत कौन से हैं, ये प्री मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स। और इसके बाद में अंत में 3 दांत होते हैं मोलर्स। तो सबसे पहले आगे वाले 2 दांत ये कौन से हो गए, इंसाइजर, और फिर केनाइंस, और फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। तो 2 होते हैं, इसको हिंदी में बता दें, इंसाइजर यानी कि कृंतक, और फिर केनाइन यानी कि रदनक, और फिर प्रीमोलर्स अग्रचर्वणक, और मोलर्स क्या हो जाएंगे, चर्वणक हो जाएंगे। तो ये आधे जबड़े की बात यहाँ पर चल रही है, और आधे जबड़े में इधर होंगे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एक जबड़े में कितने हो जाएंगे, 16 दांत। इसी प्रकार से नीचे वाले जबड़े में 16 हो जाएंगे, तो टोटल 32 दांत होते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2123/2123। ये तो होता है सामान्य एक वयस्क व्यक्ति का डेंटल फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर ये जो 2102 और 2102 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किस कारण से इंपॉर्टेंट है ये भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो ये वाला फॉर्मूला होता है ये दूध के दांत का फॉर्मूला होता है, दूध के दांत का फॉर्मूला, दूध के दांत का सूत्र है। और टोटल दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। और यहाँ पर आप काउंटिंग कर सकते हैं 2102 यानी कि 2 और 1 3 और 2 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10, ऊपर वाले जबड़े में 10 और नीचे वाले जबड़े में 10, टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो यहाँ पर जो 0 दिखाई दे रही है कौन से दांत होते हैं, प्री मोलर्स। तो दूध के दांत में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो प्री मोलर्स दांत ऐसे होते हैं जो दूध के दांत में नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। एक तो प्री मोलर्स और एक दांत होता है आपका मोलर्स, ये 3 दांत ऐसे होते हैं, 3 ऊपर वाले, यानी कि आधे जबड़े में 3 हो गए, और इधर हम बात करें 3 दूनी 6 दांत ऊपर और 6 दांत नीचे हो जाएंगे, और टोटल 12 दांत ऐसे होते हैं जो कि एक बार दंती होते हैं। इनकी हम आगे बात करेंगे, एक बार दंती। 20 दांत ऐसे होते हैं जो द्विबार दंती होते हैं। तो ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आगे भी छपने की संभावना है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। ऑप्शन फर्स्ट है केराटिन, सेकंड है इनेमल, थर्ड है डेंटाइन, फोर्थ है मज्जा गुहा या प्लब केविटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, जो इनेमल होता है, जिसे हम हिंदी में दंत वलक कहते हैं। दंत वलक जो इनेमल होता है ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट मैटर होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे शरीर का, जो दांत के ऊपर पाया जाता है। दांत के ऊपर जो व्हाइट सफेद रंग का जो हमें दांत के ऊपर पदार्थ दिखाई देता है वो कौन सा होता है, इनेमल होता है, जो सबसे कठोर पदार्थ होता है। ऑप्शंस की बात करें तो केराटिन जो होता है ये हमारे एक प्रकार की प्रोटीन है, और ये पाई जाती है
जो नाखून होते हैं, नाखून इसी प्रोटीन के बने होते हैं, और इसके साथ में जो बाल होते हैं, ये बाल भी इसी प्रोटीन के बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के। डेंटाइन जो होता है ये दांत का मुख्य भाग होता है, यानी कि मुख्यतया जो दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं, और इसी कारण से जो दांत के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम डेंटिस्ट कहते हैं। मज्जा गुहा प्लप केविटी जो होती है ये दांत का मध्य का भाग होता है, मध्य का भाग होता है जिसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, मज्जा गुहा या प्लप केविटी जिसे हम कहते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इनेमल बना होता है। तो इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे शरीर का, ये किसका बना होता है? ऑप्शन फर्स्ट है NaCl, सेकंड है NaHCO3, थर्ड है HCl और फोर्थ है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है, कैल्शियम डाइफॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम और फोस्फेट से मिलकर बना होता है इनेमल, जो कि हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पदार्थ होता है। NaCl होता है ये साधारण नमक का फॉर्मूला है, साधारण नमक का फॉर्मूला कौन सा होता है? NaCl। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने के सोडे का फॉर्मूला है, खाने का सोडा। HCl होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये हमारे जो अमाशय होता है वहां पर pH को मेंटेन रखता है, और वहां पर pH बनाता है 1.8 या कुछ बुक में 1.2 भी मिलता है। आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम इसकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के दांत होते हैं, मनुष्य के दांत होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हेट्रोडोंट यानी कि विषम दंती, विषम दंती। थीकोडोंट यानी ग्रत दंती, हिंदी में भी बताता चलूंगा आपको मैं, ग्रत दंती। डाइफायोडोंट यानी कि द्विबार दंती, द्विबार दंती। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हैं, ये मनुष्य के दांत के विशेष फीचर होते हैं। हेट्रोडोंट मतलब विषम दंती दांत जो होते हैं मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं। सामान्यतः बात करें तो दांत होते हैं 4 प्रकार की। एक हो जाएगा इसमें इंसाइजर यानी कि जिन्हें हम करंतक कहते हैं, करंतक। दूसरे हो जाएंगे केनाइन्स यानी कि रदनक, और तीसरे हो जाएंगे प्रीमोलर्स यानी कि अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक। और चौथा जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा चर्वणक या मोलर्स। करंतक जो होते हैं इनकी संख्या हम बात करें तो एक जबड़े में 4 होते हैं, टोटल 8 होते हैं। एक जबड़े में 4 यानी कि ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में 4, टोटल कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। और इनका जो मुख्य कार्य जो होता है वो कार्य क्या होता है? भोजन को काटना, भोजन को काटने का कार्य होता है। नेक्स्ट रत्नक की हम बात करें तो रत्नक एक तो इस साइड में मतलब ऊपर वाले जबड़े में 2 होते हैं, नीचे वाले जबड़े में 2 होते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 होते हैं रत्नक, और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चीरना फाड़ना, चीरना फाड़ना। और सामान्यतः हम बात करें तो जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें रत्नक जो होते हैं बहुत ही अधिक विकसित रूप में पाए जाते हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को चीरना फाड़ना है। वो मांस को क्या करते हैं? चीर फाड़ करके खाने का कार्य करते हैं। अग्रचरण की या प्रीमोलर्स की हम बात करें तो इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 8 होती है। और इसका जो मुख्य 4 ऊपर वाले में 4 नीचे वाले में, इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना, भोजन को पीसना या भोजन को चबाना। चर्वणक या मोलर्स की हम बात करें तो 3 ऊपर वाले में यानी कि टोटल 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं। टोटल 12 दांत होते हैं चर्वणक, और इनका मुख्य कार्य होता है इनका भी भोजन को पीसना या भोजन को चबाना। टोटल कितने हो गए? 8 4 12, 12 8 20, 20 10 30 और 2 32। टोटल 32 दांत होते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत है वो मनुष्य में पाए जाते हैं। थीकोडोंट की हम बात करें तो ये जो दांत होते हैं इस प्रकार से पाए जाते हैं, तो ग्रत में धसे हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये ग्रत बने रहते हैं और इस ग्रत में ये धसे हुए पाए जाते हैं, तो इस कारण इन्हें ग्रत दंती कहते हैं। डाइफायोडोंट यानी कि द्विबार दंती होते हैं। तो इस टर्म को भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं।
यहाँ पे बता देता हूं मैं, द्विबार दंती, यानी कि मनुष्य में दांत है वो 2 बार आते हैं, 2 बार दांत आते हैं। पहले आते हैं अस्थायी दांत, या जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत। इनकी संख्या टोटल होती है 20। तो 20 दांत होते हैं, वो दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत में कौन से नहीं होते हैं? एक तो प्री मोलर्स नहीं पाए जाते हैं, प्री मोलर्स, और एक जिसे हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं, अक्कल दाढ़, विजडम टीथ जिन्हें हम कहते हैं, अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ है, वो एक अब्सेंट होता है। तो टोटल 12 दांत ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? एक बार दंती होते हैं, एक बार दंती होते हैं। वो सीधे स्थायी दांत के रूप में आते हैं, ये दोबारा नहीं आते हैं। 20 दांत ऐसे होते हैं जो द्विबार दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। इसके बाद में आते हैं स्थायी दांत, परमानेंट टीथ, स्थायी दांत, और इनकी संख्या टोटल होती है 32, यानी कि 32। ये सभी आपको ना महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये सभी ध्यान में रखने, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है हिपेटोलॉजी, सेकंड है ऑस्टियोलॉजी, थर्ड है ओडेंटोलॉजी, और फोर्थ है मायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। दांतों के अध्ययन करते हैं कौन सी विज्ञान की शाखा में? ओडेंटोलॉजी जो है, इसके अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन करते हैं उसे हम ओडेंटोलॉजी कहते हैं। हिपेटोलॉजी के अंतर्गत हम यकृत का अध्ययन करते हैं, यकृत ग्रंथि का अध्ययन हिपेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं, और मायोलॉजी के अंतर्गत हम पेशियों का अध्ययन करते हैं, मसल्स का अध्ययन हम मायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दांत बने होते हैं, दांत किसके बने होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम व फॉस्फोरस, सेकंड है नाइट्रोजन व सल्फर, थर्ड है मैग्नीशियम व आयरन, और फोर्थ है सोडियम व कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कैल्शियम व फॉस्फोरस के बने होते हैं दांत। और ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना, CA2PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फोरस के बने होते हैं टीथ, यानी कि दांत। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य हमें छांटना है? ऑप्शन फर्स्ट है स्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, सेकंड है अस्थायी दांतों की संख्या 20, थर्ड है द्विबार दंती दांतों की संख्या 20, कुल रदनक दांतों की संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर देखो स्थायी दांतों की संख्या 20, ये गलत है। स्थायी दांत तो कितने होते हैं? टोटल 32 होते हैं स्थायी दांत। तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, ये राइट है, क्योंकि दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत 20 होते हैं। द्विबार दंती दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, ये भी राइट है। कुल रदनक, रदनक यानी कि केनाइंस, दांतों की संख्या 4 होती है, ये भी राइट है। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है, ऊपर वाला जो फर्स्ट ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्थायी दांतों की संख्या 20 नहीं होती है, 32 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हाथी में कौन सा दांत गजदंत के रूप में बाहर निकला रहता है? हाथी में कौन सा दांत गजदंत के रूप में बाहर निकला रहता है? तो हाथी में हमने देखा होगा 2 दांत है वो बाहर की ओर निकले रहते हैं, जो कि व्हाइट कलर के होते हैं। तो वो किस प्रकार का दांत होता है? ऑप्शन फर्स्ट है ऊपरी जबड़े का केनाइन, सेकंड है निचले जबड़े का इंसाइजर, थर्ड है ऊपरी जबड़े का इंसाइजर, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ऊपरी जबड़े का जो इंसाइजर होता है, ऊपरी जबड़े का जो इंसाइजर होता है, जो कृंतक होता है ऊपरी जबड़े का, यही क्या होता है? हाथी गजदंत के रूप में पाया जाता है, जो कि बाहर निकला रहता है, बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिनको हमें मिलाना है। ऑप्शन फर्स्ट है इंसाइजर, यानी कि कृंतक चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, यानी एक तरफ दांतों के प्रकार दे रखे हैं और एक तरफ कार्य दे रखी है। केनाइन यानी कि रदनक भोजन को काटने का कार्य करते हैं। प्री मोलर्स भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, मोलर्स भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अब मिलान करना, इंसाइजर यानी कृंतक क्या करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। तो इसमें से सेकंड वाला है, इसका मिल जाएगा। केनाइंस यानी रदनक भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, तो इसमें फर्स्ट वाला मिला देंगे।
यानी कि इसमें बी आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। प्री मोलर्स भोजन को चबाने का कार्य करते हैं और मोलर्स भी चबाने का कार्य करते हैं, दोनों भी हम सेम ही कार्य होते हैं दोनों को, तो दोनों को हम मिला सकते हैं, इसमें सी और इसमें डी। तो ये सभी हैं मिलान वाले क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और इस क्वेश्चन से आपके जितने भी जो दांतों के प्रकार हैं उनके कार्य आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है 3 जोड़ी, सेकंड है 2 जोड़ी, थर्ड है 1 जोड़ी और फोर्थ है 12 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि लार का सिक्रेशन करती है। और लार में कुछ तो बाइकार्बोनेट्स होते हैं और 2 एंजाइम सिक्रेट होते हैं, एक तो लाइसोजाइम जो कि हमने पहले क्वेश्चन में ही बात की थी, और एक होता है टाइलिन या एमाइलेज। लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अभी हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती है ये। इनमें से कौन सी लार ग्रंथि नहीं है? तो इसमें नहीं है छांटना कि कौन सी है जो लार ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड है अधोजब ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्लैंड, थर्ड है अधोजीव्या ये हो जाएगा सब मैक्सिलरी ग्लैंड, अधोजीव्या ग्रंथि या सब लिंगुअल ग्लैंड, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ही हो जाएगा क्योंकि ये सभी क्या हैं, लार ग्रंथियां हैं। और ये अभी हमने बात की 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं वो हमारी मुख गुहा में पाई जाती है। कर्णपूर्व ग्रंथि जो कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्लैंड भी इसे हम कहते हैं। अधोजंब ग्रंथि यानी कि ये होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो कि हमारे जो दांत होते हैं उसके नीचे वाले जबड़े के नीचे पाई जाती है। अधोजीव्या ग्रंथि सब लिंगुअल ग्लैंड ये हमारी जीव्या के आगे की ओर पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लार का पीएच कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट है 6.8, सेकंड है 1.2, थर्ड है 10 और फोर्थ है 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, लार का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। जबकि 1.2 की हम बात करें तो ये कुछ बुक में अमाशय में जो HCl के कारण पीएच होता है ये अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में पीएच कितना होता है? 1.2 या 1.8 मिलता है। किसके कारण? HCl के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणुओं को नष्ट करना, सेकंड कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, थर्ड है प्रोटीन का पाचन करना और फोर्थ है वसा का पाचन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, लाइसोजाइम का जो मुख्य कार्य होता है वो जीवाणुओं को नष्ट करना। और लाइसोजाइम ये बहुत ही स्थानों से स्रावित होता है। एक तो हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है। नाक से जो द्रव निकलता है उस द्रव में लाइसोजाइम पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें हमारी आंत में लाइसोजाइम पाया जाता है और लार में लाइसोजाइम पाया जाता है। ये बहुत सारे स्थानों पर लाइसोजाइम मिलता है और इसका मुख्य कार्य होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ग्रंथियां सामान्यतः हम बात करें तो 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार कौन से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बहिस्रावी, और दूसरी होती है अंतःस्रावी, और तीसरी होती है मिश्रित या मिक्स्ड ग्लैंड। बहिस्रावी एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी एंडोक्राइन और मिश्रित या मिक्स्ड ग्लैंड। तो बहिस्रावी तो वे होते हैं जो क्या करती हैं, जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिकाएं उपस्थित होती हैं। अंतःस्रावी वे होती हैं जो नलिका विहीन होती हैं, नलिका विहीन होती है, अपना स्राव सीधे ही ब्लड में छोड़ती हैं। और जो अंतःस्रावी होती हैं इनसे क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और बहिस्रावी ये एंजाइम का सिक्रेशन करती है, एंजाइम का सिक्रेशन करती है। और मिश्रित ग्लैंड ये दोनों प्रकार के कार्य करती है। और हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि है वो इस प्रकार की ग्रंथि है जो मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। तो लार ग्रंथि की हमने बात की, तो लार ग्रंथि क्या करती है, एंजाइम का सिक्रेशन करती है। तो ये किस प्रकार की ग्रंथि हो जाएंगी, बाह्य स्रावी ग्रंथि हो जाएंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जिह्वा पर कौन सी संरचनाएं पाई जाती है जिसके कारण हम स्वाद का अनुभव करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्वाद कोशिकाएं, सेकंड है स्वाद ग्रंथियां, थर्ड है स्वाद कलिकाएं और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जिह्वा पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, सेंसरी बर्ड्स पाए जाती हैं जिसके कारण हमें स्वाद का अनुभव होता है, स्वाद का अनुभव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मिलान कीजिए। मिलान करना, यहाँ पर 6 ऑप्शंस दे रखे हैं जिनको आगे कुछ इसके ऑप्शन से मिलान करना है। ऑप्शन फर्स्ट है भोजन के पाचन की शुरुआत मुख, सेकंड है भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुख गुहा, थर्ड है प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में, फिफ्थ नंबर का है वसा का सर्वाधिक पाचन छोटी आंच में, और 6 का है प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय में। तो ये सभी सही से मिले हुए हैं और आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन है वो राइट हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की अधिक संभावना रहती है। भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से होती है या मुख गुहा से होती है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, ग्रहणी में होता है जो कि छोटी आंत का एक पार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख गुहा में होती है। यहाँ पर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर कर देता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है। आमाशय में एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। वसा का सर्वाधिक पाचन है वो छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में होता है जहां पर लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो वसा का पाचन करता है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत वो आमाशय में होती है जिसका पाचन पेप्सिन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। आहार नाल के कौन से भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्रसनी, सेकंड है गर्शिका, थर्ड है दोनों और फोर्थ है मुख गुहा। देखो मुख गुहा की हमने बात कर ली, मुख गुहा में तो पाचन होता है लेकिन गर्सनी और गर्शिका दोनों में ही पाचन नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है। पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है। ऑप्शन फर्स्ट है गर्शिका, सेकंड है गर्सनी, थर्ड है मुख और फोर्थ है आमाशय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। गर्सनी या जो फेरिंग्स होती है ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है। देखो इसमें इस प्रकार से ये आगे जाकर के फेरिंग्स इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है और यहाँ से भोजन भी इसी भाग से आता है और जो वायु होती है ऑक्सीजन वो भी इसी भाग से आती है। इस कारण कॉमन भाग होता है गर्सनी यानी कि फेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 23, भोजन गर्सनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। भोजन गर्सनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्लोटिस, ग्लोटिस है, सेकंड है एपिग्लोटिस, थर्ड है गलेट और फोर्थ है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। गलेट से होकर के भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ग्लोटिस जो होता है ये श्वास नली का एक पार्ट होता है, श्वास नली का, और उसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं और एपिग्लोटिस है ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्डियक भाग, सेकंड है फंडिक भाग, थर्ड है पाइलोरिक भाग और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो कार्डियक भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आमाशय का पहला भाग होता है वो कौन सा होता है, कार्डियक भाग होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट कार्डियक भाग। सेकंड भाग होता है आमाशय का फंडिक भाग जो कि 80% भाग बनाता है आमाशय का, जहां से HCl का सिक्रेशन होता है, साथ में जो एंजाइम होते हैं पेप्सिन, रेनिन, इन सभी का सिक्रेशन फंडिक पार्ट से होता है। और अंत में जो भाग होता है तीसरा पाइलोरिक भाग जो आगे ग्रहणी से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, आमाशय और गर्शिका के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है। आमाशय और गर्शिका यानी ईसोफेगस के मध्य कौन सा कपाट होता है। ऑप्शन फर्स्ट है जठर निर्गमी कपाट, सेकंड है जठरागम कपाट और थर्ड है द्विविलन कपाट और फोर्थ है त्रिविलन कपाट। द्विविलन और त्रिविलन कपाट तो ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं।
तो इनका तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये दो आते हैं, जठर निर्गमी कपाट और दूसरा है जठरागम पार्ट। तो एक तो जठर निर्गमी कपाट होता है जहां से जठर क्या करता है, यानी कि जो जठर रस होता है वो यहां से निकलता है, और दूसरा है जठरागम पार्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। जठरागम कपाट है, ये आमाशय और गर्शिका को जोड़ता है, जिसे हम कार्डियक कपाट भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का श्रावण होता है। ऑप्शन फर्स्ट है मुख, सेकंड है मुख गुहा, थर्ड है गर्सनी और फोर्थ है आमाशय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन आमाशय से होता है, और आमाशय में दो प्रकार की फंडिक पार्ट जो होता है 80% भाग बनाता है, उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो म्यूकस कोशिकाएं, या जिसे हम श्लेष्मा कोशिका भी कहते हैं, श्लेष्मा कोशिकाएं भी कहते हैं, जो श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है। और ये श्लेष्मा क्या करती है, HCl से आमाशय की दीवार को जलने से बचाती है। एक होती है अम्लजन या ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, अम्लजन या ऑक्सेंटिक सेल्स। अम्लजन या ऑक्सेंटिक सेल्स है, ये क्या करती है, HCl का सिक्रेशन करती है, और HCl है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, साथ में आमाशय में 1.2 या 1.8 pH को बनाए रखता है, और इस कारण से जो हमारा टाइलिन होता है वो तो निष्क्रिय हो जाता है, और अन्य जो जठरस में एंजाइम उपस्थित होते हैं वो सभी एंजाइम इसी अम्लीय माध्यम में एक्टिव हो जाते हैं। तो HCl क्या करता है, एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करता है। एक पाई जाती है पेप्टिक सेल्स, या इसे हम चीप सेल्स भी कहते हैं, चीप सेल्स। पेप्टिक सेल्स या चीप सेल्स ये क्या करती है, एंजाइम का सिक्रेशन करती है, एंजाइम का सिक्रेशन करती है। और कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, एक तो पेप्सिन होता है, और एक रेनिन होता है, और एक होता है लाइपेज। लाइपेज बहुत ही कम समय के लिए एक्टिव रहता है। तो पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है, यानी कि निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, जिसे HCl सक्रिय करता है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन है, ये शिशुओं में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है प्रो रेनिन के रूप में, इनएक्टिव स्टेज में। और ये रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए एक्टिव रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है केसिन, सेकंड है ओसिन, थर्ड है लैक्टोज और फोर्थ है ग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। लैक्टोज क्या होती है, शर्करा होती है, ये दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपने नाम सुना होगा, तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। ओसिन प्रोटीन ये हमारी हड्डियों में पाई जाती है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो आमाशय से सिक्रेट नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट है रेनिन, सेकंड है पेप्सिन, थर्ड है जठर लाइपेज और फोर्थ है ट्रिप्सिन। तो रेनिन तो निकलता है प्रो रेनिन के रूप में, और पेप्सिन भी निकलता है, जठर लाइपेज भी निकलता है, लेकिन जो ट्रिप्सिन होता है ये हमारे आंतरिक अग्नाशय रस से निकलता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम है प्रोटीन के पाचन में सहायक है। ऑप्शन फर्स्ट है टाइलिन, सेकंड है लाइसोजाइम, थर्ड है पेप्सिन और फोर्थ है लाइपेज। तो टाइलिन तो हमने बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, HCl का स्रावण आहार नाल के किस भाग में होता है। ऑप्शन फर्स्ट है मुख गुहा, सेकंड है गर्सनी, थर्ड है गर्शिका, फोर्थ है आमाशय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। HCl का सिक्रेशन है वो आमाशय से होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl जो होता है ये आमाशय में 1.2 या 1.8 pH को बनाए रखता है, और जिसके कारण आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम एक्टिव होते हैं और अपना कार्य करना स्टार्ट करते हैं, और साथ में जो जीवाणु हैं बैक्टीरिया उनको नष्ट करने का कार्य भी HCl के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, पानी में फ्लोराइड की अधिकता से दांतों में कौन सा रोग होता है।
पानी में फ्लोराइड की अधिकता से दांतों में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन फर्स्ट है गोइटर रोग, सेकंड है फ्लोरोसिस, थर्ड है लीवर सिरोसिस और फोर्थ है ओस्टियोपोरोसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कि पानी में फ्लोराइड की अधिकता से दांतों में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिसके कारण दांत पीले पीले हो जाते हैं। गोइटर रोग होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है और ये हमारी थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। लीवर सिरोसिस लीवर से संबंधित है, यकृत से संबंधित है। ओस्टियोपोरोसिस है, ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें हड्डियां क्षीण हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? यानी केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में कौन सा एंजाइम बदलता है? ऑप्शन फर्स्ट है लाइपेज, सेकंड है पेप्सिन, थर्ड है रेनिन, फोर्थ है जठर लाइपेज। तो हमने पहले ही बात कर ली कि दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो रेनिन करता है। इसका राइट आंसर रेनिन हो जाएगा, जो कि अमाशय से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन फर्स्ट है ट्रिप्सिन, सेकंड है काइमोट्रिप्सिन, थर्ड है पेप्सिन, फोर्थ है रेनिन। देखो रेनिन तो दूध का पाचन करता है, तो ये तो होगा नहीं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये अमाशय में पाए नहीं जाते, क्योंकि दोनों ही अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। पेप्सिन जो है ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। मैंने आपको ये जितने भी क्वेश्चन है इस प्रकार से बता रहा हूं कि दोबारा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से क्वेश्चन आपके सभी पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34। HCl का स्रावण आमाशय में कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है? HCl का स्रावण आमाशय में कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है म्यूकस कोशिकाएं, सेकंड है चीप कोशिकाएं, थर्ड है ऑक्सेंटिक या अम्लजन कोशिकाएं और फोर्थ है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ऑक्सेंटिक या अम्लजन कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं? HCl का सिक्रेशन करती हैं। म्यूकस या जो श्लेष्मा कोशिकाएं हैं, ये श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। चीप कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं, या इन्हें हम पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, ये एंजाइम का सिक्रेशन करती है। और ये तीनों ही हमारे आमाशय की भित्तियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? वसा के पाचन की शुरुआत वो आमाशय में कौन सा एंजाइम करता है? देखो वैसे सामान्य क्वेश्चन पूछा जाए कि वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो छोटी आंत हमें बताना है, छोटी आंत हमें बताना। लेकिन कुछ मात्रा में है वसा का पाचन वो आमाशय में भी होता है, और ये कार्य जठरीय लाइपेज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। HCl का कार्य है, ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणुओं को नष्ट करना, सेकंड है टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करना, थर्ड है निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करना, ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। HCl के ये सभी कार्य हैं, जीवाणु को नष्ट करता है, टाइलिन को निष्क्रिय करता है, और जो निष्क्रिय एंजाइम प्रोरेनिन पेप्सिनोजन है, इनको सक्रिय करने का कार्य करता है। और एक हो जाएगा pH को मेंटेन रखने का कार्य भी, अम्लीय बनाने का कार्य भी HCl के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन को क्या कहा जाता है? यानी मुख गुहा में लार पाई जाती है, लार जब भोजन के साथ मिक्स हो जाती है तो भोजन का पाचन हो जाता है। उस समय हम भोजन को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जब मुख गुहा में भोजन का पाचन हो जाता है तो उसके बाद में भोजन को हम बोलस कहते हैं। जब आमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है तो उसे कायम कहते हैं, और जब छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है तो उसे कायल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। आमाशय में पाचन के बाद भोजन को क्या कहते हैं? ये अभी हमने बात की, आमाशय में पाचन के बाद भोजन को क्या कहते हैं? तो इसे हम कायम कहते हैं। आमाशय में भोजन के बाद पाचन के बाद भोजन को कायम कहा जाता है। छोटी आंत में पाचन के बाद कायल कहते हैं। और निवाला और आपका जो बोलस है ये एक ही शब्द है, हिंदी में निवाला कहते हैं, इंग्लिश में बोलस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में पाया जाता है, केवल बच्चों में स्रावित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है टाइलिन, सेकंड है पेप्सिन, थर्ड है रेनिन और फोर्थ है ट्रिप्सिन।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। रेनिन है ये केवल शिशुओं में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है, और ये दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वपाचन से बचाने का कार्य कौन करता है? अमाशय में मान लीजिए HCl का सिक्रेशन बहुत अधिक मात्रा में हो जाए, ये अम्लीय माध्यम बनाता है, अभी हमने बात की 1.2 pH होता है, तो इसके कारण से अमाशय की त्वचा जो होती है, जो भित्ति होती है, वो जल सकती है। तो इसी भित्ति को जलने से रोकने का कार्य, बचाने का कार्य कौन सा इस इनमें से कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है रेनिन, सेकंड है श्लेष्मा, थर्ड है टाइलिन और फोर्थ है पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। श्लेष्मा कोशिकाएं क्या करती है? श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है, और श्लेष्मा जो अमाशय की भित्ति है उसके ऊपर इस प्रकार से जम करके एक परत सी बना लेता है, जिसके कारण जो HCl होता है वो अमाशय की भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अमाशय छोटी आंत के कौन से भाग से जुड़ा रहता है? ऑप्शन फर्स्ट है ग्रहणी, सेकंड है इलियम, थर्ड है जेजुनम, फोर्थ है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो अमाशय होता है ये छोटी आंत की ग्रहणी यानी कि डुडेनम से जुड़ा रहता है, यानी कि इस प्रकार से होता है। इसकी संरचना भी हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये अमाशय होता है और ये वाला जो भाग होता है ये होता है ग्रहणी। तो अमाशय किससे जुड़ा रहता है? ग्रहणी से जुड़ा रहता है, और ये छोटी आंत का एक भाग होता है। दूसरा भाग छोटी आंत का जेजुनम, और तीसरा हो जाएगा इलियम। इलियम के बाद में बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है मुख, सेकंड है अमाशय, थर्ड है छोटी आंत, फोर्थ है बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है और सर्वाधिक अवशोषण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। लीवर यानी कि यकृत से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? यानी कि ऐसी विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें लीवर यानी कि यकृत से संबंधित अध्ययन करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कॉन्ड्रियोलॉजी, सेकंड है ओंकोलॉजी, थर्ड है हिपेटोलॉजी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। लीवर से संबंधित अध्ययन है वो हिपेटोलॉजी के अंतर्गत हम लीवर से संबंधित अध्ययन करते हैं। ओंकोलॉजी की बात करें तो जो मोलस्का संघ के प्राणी हैं, मोलस्का संघ के प्राणी के ऊपर कवच पाया जाता है, और उन कवचों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी कहते हैं। कॉन्ड्रियोलॉजी के अंतर्गत कार्टिलेज का अध्ययन किया जाता है, और एक होता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी इससे मिलता जुलता ही शब्द है। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं, हृदय से संबंधित अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन फर्स्ट है पीयूष ग्रंथि, सेकंड है थायराइड ग्रंथि, थर्ड है यकृत ग्रंथि और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यकृत ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मनुष्य की, सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर यही क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? थायराइड ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखनी है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा कथन यकृत के संबंध में असत्य है? यकृत के संबंध में यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो असत्य है? गलत को हमें छांटना है। ऑप्शन फर्स्ट है पित्रस का स्रावण पित्ताशय में होता है, सेकंड है लीवर से पित्रस का स्रावण होता है यानी कि यकृत से, थर्ड है यकृत कोशिकाएं कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं, फोर्थ है अमोनिया से ऑर्निथिन चक्कर द्वारा यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। तो देखो यहाँ पर ये वाला भी राइट आपका कि लीवर से पित्रस का स्रावण होता है। लीवर की जो कोशिकाएं हैं, यकृत कोशिकाएं, वो पित्रस का स्रावण करती हैं। यकृत कोशिकाएं कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं, ये भी राइट है। और अमोनिया यानी कि NH3 से NH2CO NH2,
यूरिया का निर्माण है वो ऑर्निथिन साइकिल द्वारा, यकृत के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपका राइट है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, जो पितरस होता है, ये पितरस का जो श्रावण होता है ये तो यकृत कोशिकाएं करती है, लेकिन इसका संग्रह जो होता है, स्टोरेज है, वो कौन करता है, स्टोरेज पित्ताशय करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पितरस का स्टोरेज है वो कौन करता है, पित्ताशय करता है, जबकि श्रावण है वो लीवर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। पितरस का संचय कहाँ होता है, पितरस का स्टोरेज कहाँ होता है। ऑप्शन फर्स्ट है यकृत, सेकंड है पित्ताशय, फोर्थ है अग्नाशय, थर्ड है अग्नाशय और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। पितरस का संचय है वो पित्ताशय में होता है, जबकि श्रावण कहाँ होता है, यकृत में होता है। पितरस का श्रावण है वो यकृत में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कुफर कोशिकाएं पाई जाती है, कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है अग्नाशय में, सेकंड है लीवर में, थर्ड है प्लीहा में, फोर्थ है मुख गुहा में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। कुफर कोशिकाएं लीवर में पाई जाती है और कुफर कोशिकाएं वो भक्षकाणु प्रकृति की होती हैं, भक्षकाणु प्रकृति की होती हैं। सीधे ही जीवाणुओं को भक्षण करके नष्ट करने का कार्य करती हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है और इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक तो एसिनाई कोशिकाएं और एक होती है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिका में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो एल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा या डेल्टा कोशिकाएं। एल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इंसुलिन, और डेल्टा कोशिकाएं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एसिनाई कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, ये अग्नाशय रस का सिक्रेशन करती है, अग्नाशय रस का सिक्रेशन करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। प्लीहा जो होती है, स्प्लीन की हम बात करें तो प्लीहा को हम रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक भी कहते हैं, रुधिर बैंक भी कहा जाता है, और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। किसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं, इनमें से कौन सा है जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है जठर रस, सेकंड है अग्नाशय रस, थर्ड है पितरस और फोर्थ है आंतरीय रस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, पितरस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। जीव जंतुओं का संचित भोजन कौन सा है, जीव जंतुओं का संचित भोजन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है सेलुलोज, सेकंड है स्टार्च, थर्ड है ग्लाइकोजन, फोर्थ है काइटिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे हम में हो या अन्य जीव जंतु हो, उन सभी में संचित भोजन जो होता है, संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन। पादपों में संचित भोजन होता है स्टार्च। पादपों की जब हम बात करते हैं तो पादपों में संचित भोजन स्टार्च होता है, और पादप कोशिका की जो भित्ति होती है, पादप कोशिका की भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो फंजाई होती है यानी कि जो फंगस होती हैं, फंगस या फंजाई जो होती हैं, इनकी जो भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की। फंजाई या फंगस बोल दो, इनकी जो भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। यकृत में कौन सी कोशिकाएं भक्षकाणु की तरह कार्य करती है, यानी यकृत में कौन सी कोशिकाएं जो भक्षकाणु की तरह कार्य करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्लीहा, सेकंड है कूफर कोशिकाएं, थर्ड है मेंसन कोशिकाएं और फोर्थ है मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। कूफर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती है, ये भक्षकाणु की तरह कार्य करती हैं, यानी कि जो भी बैक्टीरिया इनके संपर्क में आते हैं उनका भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। देखो मोनोसाइट जो होती हैं ये एक WBC का प्रकार होती हैं, और ये भी भक्षकाणु की तरह कार्य करती हैं, भक्षकाणु की तरह कार्य करती हैं। ये भी जो बैक्टीरिया वगैरह संपर्क में आते हैं उनको नष्ट कर देती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन वर्णक किसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है जठर रस, सेकंड है आंतरीय रस,
थर्ड है पितरस और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। पितरस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। और पितरस का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यानी कि इसमें कुछ तो बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, जो अमाशय से अम्लीय माध्यम निकलता है भोजन का, उसको क्षारीय माध्यम में बदलता है, जिससे कि जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव हो सके। और इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण, ये क्या करती है? वसा की जो बड़े बड़े गोले होते हैं उनका इमल्सिफिकेशन करता है और उन्हें छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि इन पर लाइपेज एंजाइम कार्य कर सके। तो पितरस है, ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सिक्रेशन है यकृत कोशिकाओं के द्वारा और संचय वो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्लीहा, सेकंड है यकृत, थर्ड है अस्थि मज्जा, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण है वो यकृत में होता है। और वैसे सामान्य क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो ये तीनों ही आपके राइट हो जाएंगे। ब्लड का निर्माण तीनों में ही होता है, प्लिया में भी होता है, अस्थि मज्जा में भी होता है, यकृत में होता है। भ्रूणीय अवस्था में पूछे तो यकृत हो जाएगा। वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मेरो या अस्थि मज्जा हो जाएगा। और प्लीहा को हम क्या कहते हैं? रुधिर बैंक या ब्लड बैंक कहा जाता है। रुधिर बैंक या ब्लड बैंक कहते हैं। और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो आरबीसी से संबंधित या ब्लड से संबंधित आपके 3-4 फैक्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं कि अब भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में, और सामान्य अवस्था में ब्लड का निर्माण प्लीहा, अस्थि मज्जा, यकृत तीनों में होता है। वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में, और प्लीहा को हम रुधिर बैंक, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है? वसा का पायसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है जठर रस, सेकंड है आंतरी रस, थर्ड है पितरस और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। पितरस में क्या पाए जाते हैं? पितरस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? वसा का पायसीकरण करते हैं। पायसीकरण होता क्या है कि जो बड़े वसा के गोले होते हैं इनका आमाशय सामान्य अवस्था में पाचन नहीं कर सकता, इसलिए पितरस क्या करता है? इन्हें छोटी छोटी गोलियों में बांट देता है। और ये छोटी छोटी वसा की गोलियां हैं, इन पर लाइपेज एंजाइम कार्य करता है और इनका पाचन शुरू कर देता है। तो इसे ही हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं कि वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलना पायसीकरण कहलाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? पितरस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस, सेकंड है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, थर्ड है ग्लाइकोजेनोलाइसिस और फोर्थ है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस हम कहते हैं जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं तो ये क्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। और ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस शब्द को हमें पकड़ना। लाइसिस का मतलब होता है टूटना या विघटन, विघटन। और इससे पहले शब्द कौन सा आ रहा है? ग्लाइकोजन शब्द आ रहा है। और ग्लाइकोजन का टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण की जो क्रिया वो क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, ये क्रिया कहलाती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लाइकोजन का स्टोर कहाँ होता है? यकृत में होता है। एक टर्म आती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पर देखो जो वसा होती है, अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल, वसा है, अमीनो अम्ल है, इनसे जब ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, वसा, अमीनो अम्ल, इनसे जब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तब यह क्रिया कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पर तीनों टर्म आपकी क्लियर हो गई होगी। और ये तीनों टर्म कहाँ पर होती है? यकृत में होती है, यकृत में तीनों टर्म होती है।
और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यकृत के अंदर दो प्रोटीन भी पाई जाती है, एक तो फाइब्रिनोजन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यकृत में दो प्रोटीन पाई जाती है, एक तो फाइब्रिनोजन और एक प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों ही प्रोटीन है, ये ब्लड की क्लोटिंग में सहायता करती है। जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे उस समय इसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, लीबर कुहन की दरारें पाई जाती है। लीबर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है यकृत, सेकंड है अग्नाशय, थर्ड है आमाशय और फोर्थ है ग्रहणी एवं इलियम। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ग्रहणी एवं इलियम, यानी कि छोटी आंत में, छोटी आंत में लीबर कुहन की दरारें पाई जाती हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है पेनेथ कोशिकाएं, और एक होती हैं कलश कोशिकाएं, दूसरी कलश कोशिकाएं, और थर्ड है आंतरीय कोशिकाएं, आंतरीय कोशिकाएं। पेनेथ कोशिकाएं जो होती हैं ये लाइसोजाइम का सिक्रेशन करती है, लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कलश कोशिकाएं श्लेष्मा का सिक्रेशन करती हैं, और आंतरीय कोशिकाएं, ये आंतरिक कोशिकाएं जिन्हें हम एंटेरोसाइट सेल्स भी कहते हैं, ये एंजाइम का सिक्रेशन करती है, एंजाइम या आंतरीय रस का सिक्रेशन करती है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं आंतरीय रस में? लैक्टेज है, सुक्रेज है, डाइपेप्टाइडेज है, इसके अलावा एमाइलेज है, ये एंजाइम पाए जाते हैं आंतरीय रस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, इनमें से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णपूर्व ग्रंथि, सेकंड है अधोजीव्या ग्रंथि, थर्ड है अधोजंब ग्रंथि और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णपूर्व ग्रंथि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, लैंग्रहेंस की द्वीप कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? लैंग्रहेंस की द्वीप कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है यकृत ग्रंथि, सेकंड है अग्नाशय ग्रंथि, थर्ड है आमाशय और फोर्थ है छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें 2 प्रकार की सेल्स मिलती है, एक तो एसिनाई कोशिकाएं, एसिनाई कोशिकाएं जो कि एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, जिसे हम अग्नाशय रस का सिक्रेशन है वो एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, और दूसरी होती है लैंग्रहेंस की दीपिकाएं, लैंग्रहेंस की दीपिकाएं, लैंग्रहेंस की दीपिकाएं। और ये क्या करती हैं? इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, ये हमने पहले भी बात कर ली, एक तो एल्फा कोशिका, एक बीटा और एक डेल्टा। एल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, बीटा इंसुलिन का, और जो डेल्टा है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन फर्स्ट है मुख, सेकंड है गर्शिका, थर्ड है आमाशय, फोर्थ है छोटी आंत। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, छोटी आंत है, जो कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ऑप्शन फर्स्ट है इंसुलिन, सेकंड है ग्लूकागोन, थर्ड है सोमेटोस्टेटिन और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इंसुलिन है ये बीटा कोशिकाओं से सिक्रेट होता है, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा कोशिकाओं से, और ग्लूकागोन होता है ये एल्फा कोशिकाओं से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है बेटिंग एवं बेस्ट, सेकंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है अल्टमान, फोर्थ है फोंटाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बेटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। ऑप्शंस की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सर्वप्रथम खोजा था, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। फोंटाना ने केंद्रिका की खोज सर्वप्रथम की थी, फोंटाना ने केंद्रिका की खोज। अल्टमान की बात करें तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वो अल्टमान की द्वारा की गई थी, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम वो बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन फर्स्ट है मधुमेह,
सेकंड है हाइपोग्लाइसीमिया, थर्ड है हाइपरग्लाइसीमिया और फोर्थ है हाइपरटेंशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से। फिलहाल ये बहुत ही लोगों में ये रोग देखने को मिलता है, डायबिटीज जिसे हम कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड में शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है, और ये इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। क्योंकि इंसुलिन जो होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है, और इसकी कमी होने पर ग्लाइकोजन में नहीं बदला जा सकता ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड में अगर शुगर लेवल है, ग्लूकोज की मात्रा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर ब्लड में शुगर या फिर हम कह सकते हैं ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है लाइपेज, सेकंड है काइमोट्रिप्सिन, थर्ड है ट्रिप्सिन और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, अग्नाशय रस से लाइपेज, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसके अलावा लाइसोजाइम एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, आरएनएज, फोस्फेटेज, ये सभी एंजाइम वो अग्नाशय रस से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, रसांकुर का कार्य है। ऑप्शन फर्स्ट है पाचन, सेकंड है अवशोषण, थर्ड है श्रावण और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो रसांकुर ये पाए कहाँ जाते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो छोटी आंत की जो भित्ति होती है, छोटी आंत की जो भित्ति में कोशिकाएं पाए जाती हैं उन पर रसांकुर पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई इसे हम कहते हैं, माइक्रोविलाई। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये छोटी आंत में जो भित्ति होती है उसका अवशोषणीय जो सतह होती है, अवशोषणीय सतह के क्षेत्रफल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिसके कारण अवशोषण वो अधिक मात्रा में हो सके। और रसांकुर का मुख्य जो कार्य होता है वो अवशोषण करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, वसा का अवशोषण किसके द्वारा होता है? वसा का अवशोषण है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है लेक्टियल कोशिकाएं, सेकंड है रसांकुर कोशिकाएं, थर्ड है कूफर कोशिकाएं और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, लेक्टियल कोशिकाएं, जिसे हम स्तन्य सेल्स भी कहते हैं, स्तन्य केशिकाएं, केशिकाएं हैं ये कोशिकाएं नहीं है, केशिकाएं हैं। लेक्टियल केशिकाओं के द्वारा वसा का अवशोषण होता है, जिन्हें हम स्तन्य केशिका भी कहते हैं या लस्सिका केशिका भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो ये तो हम जानते हैं कि बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, और इसका मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत में एक भाग पाया जाता है वर्मीफोरम अपेंडिक्स, वर्मीफोरम अपेंडिक्स, वर्मीफोरम अपेंडिक्स, ये बड़ी आंत में पाया जाता है। और इसमें क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया सेलुलोज का पाचन करते हैं, सेलुलोज का पाचन है वो इनके द्वारा किया जाता है। वर्मीफोरम अपेंडिक्स जो बड़ी आंत का भाग है, इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। प्रोटीन का पाचन ये कहाँ से शुरू होता है, आमाशय से शुरू होता है, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। वसा का पाचन है ये छोटी आंत से शुरू होता है, छोटी आंत की ग्रहणी वाले भाग में छोटी आंत से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन है ये मुख गुहा से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, मल में दुर्गंध किसके कारण आती है? ऑप्शन फर्स्ट है इंडोल व स्केटोल के कारण, सेकंड है HCl के कारण, थर्ड है जठरस के कारण और फोर्थ है रेनिन के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, मल में दुर्गंध है वो इंडोल व स्केटोल के कारण आती है। HCl की हमने पीछे बात कर ली है, जठर रस की हमने बात कर ली है, जठर रस में HCl होता है और इसमें दो एंजाइम होते हैं, रेनिन होता है और इसके अलावा लाइपेज होता है और एक होता है पेप्सिन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्मी रूपी परिशेषिका, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। सेकंड है कोलन, थर्ड है इलियम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कर्मी रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ये मनुष्य में अवशेषी अंग होता है, किसी काम का नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेशन की क्षमता वो किसमें पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है यकृत, सेकंड है हृदय, थर्ड है मस्तिष्क और फोर्थ है हड्डियां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर में सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70, छोटी आंत की एंटेरोसाइट यानी आंतरीय कोशिकाओं से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। छोटी आंत की एंटेरोसाइट कोशिकाओं से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है। ऑप्शन फर्स्ट है माल्टेज, सेकंड है सुक्रेज, थर्ड है आंतरीय लाइपेज और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, माल्टेज, सुक्रेज, आंतरीय लाइपेज, ये सभी एंजाइम है वो छोटी आंत की एंटेरोसाइट कोशिकाओं से सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, डेक्स्ट्रिनेज हो गया, लेक्टेज हो गया, डाइपेप्टाइडेज हो गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो जाएगा, ये सभी एंजाइम एंटेरोसाइट कोशिकाओं से सीक्रेट होते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 71, मिलान कीजिए, एक तरफ पीएच मान दे रखा है। पीएच मान से क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे जाते हैं, लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लार का पीएच होता है 6.8, पितरस का होता है 7.7, रक्त का पीएच होता है 7.4, अग्नाशय रस का पीएच होता है 7.8, जठर रस का पीएच होता है 1.2 या कुछ बुक में 1.2 भी मिलता है। दूध का पीएच होता है 6.4, यूरिन यानी मूत्र का पीएच होता है 4.8 से 8.4, ये 4.8 से लेकर के 8.4 तक होता है। अशुद्ध जल का पीएच होता है 7। तो ये अलग अलग कुछ हैं जिनके पीएच मान दे रखे हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज हमने टोटल 71 क्वेश्चन किए हैं और 71 के साथ में जो ऑप्शन है वो भी हमने डिस्कस किए हैं। इस प्रकार के आपके 150 से 200 क्वेश्चन है वो पाचन तंत्र से संबंधित कंप्लीट हो जाते हैं और आपका पाचन तंत्र का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। एक या दो बार